गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। मैं मंजित मैडम आज आप लोगों को हमारे पृथ्वी भूगोल का 5वां अध्याय जल स्थल वायु का अध्ययन कराऊंगी। तो बच्चों, हम लोगों को हमेशा यह जानने की इच्छा होती है कि हमारे सिर के ऊपर जो आकाश है वह कितना ऊंचा है, कैसा है, किससे बना है तथा यह दिन में नीला और रात में काला क्यों दिखाई पड़ता है ना। तो आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? देखिए, नीले आकाश के ऊपर काला आकाश दिन रात हमेशा रहता है। दिन के समय नीला आकाश उसे ढक कर रखता है। दरअसल नीला आकाश पृथ्वी को घेरे हुए वायु का स्तर है। क्या है नीला आकाश? पृथ्वी को घेरे हुए वायु का स्तर है। हवा में पर्याप्त धूलकण जलकण घूमते रहते हैं। दिन के समय ये सभी सूर्य की किरणों से टकराकर 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। कितने रंगों में? 7 रंगों में। इनमें नीला रंग सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है, जो पूरे आकाश में फैल जाता है। इस कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है ना। तो अब चलते हैं वायुमंडल की ओर। वायुमंडल का विन्यास। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायु का स्तर पृथ्वी को एक चादर की तरह ढके रहता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी के सृष्टि के समय कुछ गैस पृथ्वी के आकर्षण से पृथ्वी के चारों ओर फैल जाती है। तो भूपृष्ठ से प्रायः 10,000 किलोमीटर तक वायु का अस्तित्व होने के बावजूद 97 भाग में जल ही है। भूपृष्ठ से प्रथम 26 किलोमीटर के मध्य तक वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, 100 में से प्रायः 78, और ऑक्सीजन 100 में से प्रायः 26। इसके अलावा और कौन कौन सी गैसें हैं? आर्गन, मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलीय वाष्प भी हैं। अब वायुमंडल के स्तर का विन्यास। तो वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं? 5 परतें पाई जाती हैं। तो इन 5 परतों में पहली परत क्या है? पहली परत है ट्रोपोस्फियर। भूपृष्ठ से ऊपर 16 किलोमीटर तक जिस वायु का स्तर है उसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। यह स्तर मिट्टी से सबसे नज़दीक है। इस वायु स्तर में धूलकण जलकण की उपस्थिति के कारण बादल, तूफान, बारिश जैसी मौसमीय घटनाएं घटती रहती हैं। तो इसमें प्रश्न बनता है कि मौसमीय घटनाएं किस स्फीयर में घटती हैं? तो ट्रोपोस्फियर में। किस परत में? ट्रोपोस्फियर में घटती हैं। पृथ्वी के विभिन्न स्थानों के अंतर में जलवायु को देखा जाता है। पृथ्वी के विभिन्न स्थानों के जलवायु में भी अंतर देखा जाता है। ऊंचाई जितनी बढ़ती है तापमान भी उतना कम होता जाता है। इसके बाद आती है दूसरी परत, स्ट्रेटोस्फियर। कौन सी परत? स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर भूपृष्ठ से लगभग 50 किलोमीटर तक वायु के स्तर को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। यहाँ वायु का परिमाण बहुत कम है। धूलकण जलकण की अनुपस्थिति के कारण यहाँ बादल जैसी घटनाएं नहीं होती और यहाँ वर्षा भी नहीं होती। जेट प्लेन इसी शांत स्तर में चलते हैं। तो जेट प्लेन किस स्तर में चलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर, है ना। शांत स्तर में
चलते हैं। यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है। इस स्तर में 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस का स्तर पाया जाता है। सूर्य से आने वाली अति हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर यह ओजोन स्तर हमारी सुरक्षा करती है। ओजोन स्तर आजकल प्रदूषण अधिक हो जाने के कारण ओजोन स्तर घटती जा रही है, इसमें छिद्र होते जा रहे हैं। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उन छिद्रों से, ओजोन स्तर के छिद्रों से धरती पर प्रवेश करती हैं और हमारे चमड़े पर रोग उत्पन्न करती हैं। तो इसलिए ओजोन स्तर को बचाने के लिए हमें प्रदूषण कम करना होगा। ठीक है, तो बच्चों अभी अगली परत की ओर बढ़ते हैं। तो अगली परत देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर भूपृष्ठ से लगभग 80 किलोमीटर तक वायु का जो स्तर है उसे मेसोस्फेयर कहते हैं। यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होने लगता है। इसके ऊपर लगभग 300 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर है। यहाँ वायु का परिमाण लगभग नहीं के बराबर होता है। इस कारण आकाश का रंग क्या दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। तो वायु में आयन के कण यहाँ पाए जाते हैं, तो इसलिए इस स्तर का और एक नाम है आयनोस्फेयर। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस चित्र में सारे स्फीयर्स के बारे में बताया गया है। ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये 5 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें? 5, है ना। तो पराबैंगनी किरणों के कारण आयनोस्फेयर स्तर का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यह स्तर पर बेतार तरंगों को पुनः वापस पृथ्वी पर भेज देता है। यह स्तर क्या करता है? बेतार के तरंगों को पुनः क्या करता है? पृथ्वी पर भेज देता है वापस, तो जिससे हम रेडियो सुन सकते हैं। इसके बाद है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर है। क्या है? थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर इसके बाद सीमाहीन आकाश है। क्या है? सीमाहीन महाकाश। कृत्रिम उपग्रह महाकाश स्टेशन इस अंचल में उपस्थित रहते हैं। तो बच्चों अब हम वायुमंडल के ना होने से क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो यदि वायुमंडल नहीं होगा या पृथ्वी के चारों ओर वायु का स्तर ना होगा तो दूसरे ग्रहों की तरह ही पृथ्वी पर भी जीवन नहीं होगा, है ना। तो हवा के बिना पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकेंगे। दिन के समय पृथ्वी सूर्य के ताप से उत्पन्न होती है और रात्रि के समय इस ताप को धीरे धीरे पुनः वापस भेज देती है। वायुमंडल के न रहने से सूर्योदय के समय पृथ्वी अचानक अत्यधिक गर्म हो जाती और सूर्यास्त के समय अचानक अत्यधिक ठंडी। वायुमंडल पृथ्वी के लिए अनुकूल जीवनदायक तापमान को बनाए रखता है। तो प्रतिदिन लगभग 10,000 करोड़ उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर भस्म हो जाते हैं और पृथ्वी को कोई हानि नहीं पहुंचती। अब देखिए पृथ्वी के कितने मंडल हैं, है ना। पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया? देखिए पृथ्वी के सबसे बाह्य पतले सख्त आवरण को क्या कहते हैं? भूपरत कहते हैं। कितनी परतें हैं? 3। भूपरत, ऊपरी परत को कहते हैं, है ना, ये ऊपर वाली परत। उसके बाद है मध्य का भाग
गुरुमंडल, सबसे भीतरी भाग केंद्रमंडल। भूपरत के यहाँ 4 भाग दिखाए गए हैं, भूपरत, शिलामंडल, गुरुमंडल और केंद्रमंडल। तो ये शिलामंडल भूपरत के चारों भागों का एक भाग स्थल यह भी है। तो ये मूलतः शिलाओं और मिट्टी से बना होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? शिलामंडल कहते हैं। हजारों हजार वर्षों में शिला नष्ट होकर चूर्ण के रूप में मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है ना। स्थल भाग के ऊपर उद्भिज, प्राणी, मनुष्य सभी का जीवन निर्भर करता है। मिट्टी ही प्रमुख जीवनदायक तत्व है। मिट्टी से खाद ग्रहण कर पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे के ऊपर पूरा प्राणी जगत निर्भर रहता है। शिलामंडल से हम अनेक आवश्यक धातु, खनिज पदार्थ जैसे लोहा, तांबा, सोना, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम, मार्बल, जिप्सम इत्यादि प्राप्त करते हैं। और सृष्टि के निर्माण के अनेक वर्षों के बाद पृथ्वी बाहर से ठंडी होने लगी। उस समय आकाश में उपस्थित जल वाष्प के विशाल भंडार ठंडा होकर वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगे। हजारों हजार वर्षों तक होने वाली बारिश से पृथ्वी पर सागर, महासागर बन गए। पृथ्वी के इसी विशाल जल के भंडार को क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जलमंडल। तो पृथ्वी के 3/4 भाग में जल है, इसलिए महाकाश से देखने पर पृथ्वी झिलमिल नीले रंग की दिखती है। सौर जगत के अन्य किसी ग्रह पर इतने परिमाण में जल नहीं पाया जाता, इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह, है ना। तो प्रायः 30 करोड़ वर्ष पहले जल में ही पृथ्वी में प्रथम प्राण का आविर्भाव हुआ था। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का आविर्भाव किस में हुआ? जल में हुआ। तो पृथ्वी को छोड़कर सौर जगत के किसी दूसरे ग्रह पर जल का अस्तित्व है। पृथ्वी के संपूर्ण जल का 97% भाग समुद्र में है। बाकी का 3% जल नदी, जलाशय, तालाब, हिमवाह और मिट्टी के नीचे जल के रूप में है। देखिए, सूर्य के ताप से नदी, नाले, जलाशय, समुद्र का जल वाष्प बनकर वायु से मिल जाता है। जल वाष्प वायु से हल्की होती है, इसलिए जल वाष्प युक्त वायु ऊपर की तरफ उठने लगती है। देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है, यह जल चक्र का चित्र है। किस तरह जल चक्र अपना यह कार्य पूरा करता है। तो क्या होता है? जल वाष्प युक्त वायु ऊपर की तरफ उठने लगती है। यह है जल प्रवाह। यहाँ सूर्य की किरणें पड़ने से जल गर्म होता है और यह वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है। यह बादल का रूप धारण करता है। धारण करने के बाद छोटे छोटे जलकण जो हैं, वाष्पीकरण होने के बाद जो वाष्प के छोटे छोटे कण हैं बादलों में बदल जाते हैं, है ना। फिर ऊपर उठने पर यह जलकण ठंड के स्तर में आने से बर्फ कण में परिवर्तित होते हैं। वायु से भारी हो जाने पर यह जलकण और अधिक वायु स्तर पर इकट्ठा नहीं रह पाते और बारिश या तुषारपात के रूप में यह क्या करते हैं? पृथ्वी पर बरस पड़ते हैं। यह जल पुनः जाकर कहाँ मिल जाता है? नदी, नालों, समुद्र में मिल जाता है, जहाँ से सूर्य के ताप से वाष्प बनकर फिर से वायु में मिल जाती है। ठीक है। तो जल चक्र किसे कहते हैं? इस प्रकार जल कभी बादल, कभी वर्षा, कभी कठोर बर्फ, तुषार में परिवर्तित होकर आकाश और पृथ्वी के बीच क्रमागत एक चक्र में घूमता रहता है। इस चक्र के आवर्तन को ही जल चक्र कहते हैं, है ना। तो इस जल चक्र में पृथ्वी के जलकण कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं?
3 अवस्थाओं में, कठोर, तरल एवं वाष्प, इन तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों 50 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का मानचित्र जो है इस प्रकार था। ठीक है, तो ये रहा आज का मानचित्र, वर्तमान का मानचित्र, और ये 50 करोड़ वर्ष पहले का मानचित्र है। तो मानचित्र पर सिर्फ एक विशाल अखंड स्थल महादेश पैंजियास, देखिए इस चित्र में दिखाया गया है, ये एक महान स्थल था सिर्फ, और इसके चारों तरफ क्या था, विशाल जल भाग, महासागर, इसे क्या कहा जाता था, पैंथालासा, क्या कहा जाता था, पैंथालासा। 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजियास महादेश खंडित होने लगा, टूटे हुए स्थलखंड अलग अलग होकर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की तरफ फैल गए। ये देखो इस तरह से ये फैल गए, है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर फैल गए। भूभाग के परिचालन का स्रोत पृथ्वी के भीतर का प्रचंड ताप है। तो इस तरह की प्रचालन गति किस कारण से हुई, पृथ्वी के अंदर प्रचंड ताप है, इसी के कारण हलचल होने से ये क्या हो गया, चारों तरफ फैल गया, है ना। तो यही ताप महादेशों के संचरण का प्रमुख कारण है। तो इसमें प्रश्न बनता है कि महादेशों के संचरण का प्रमुख कारण क्या है। भूभाग के इस परिचालन स्रोत से ही क्या हुआ, पैंजियास से टूटने वाले अनेक स्थलखंड करोड़ों करोड़ वर्ष बाद आज की वर्तमान स्थितियों में दिख रहे हैं। तो वर्तमान के 5 महासागर और 7 महादेश इसी से बने हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।